आसमान में हमारी धरती से ठीक 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस के घने अंधेरे में एक 20 मंजिला बड़ा सफेद मेटल का स्ट्रक्चर खामोशी से घूम रहा है। एक ऐसी जगह जो आम नजरों से पूरी तरह ओझल है। आज की इस विश्लेषण में हम इसी बेहद रहस्यमयी और विशालकाय ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी दरअसल स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक बिल्कुल नए दौर को परिभाषित कर रही है। और देखिए, ये धरती का चक्कर लगाता हुआ ढांचा कोई आम स्पेस स्टेशन नहीं है। यहां सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज जैसे नासा, यूरोप की ईएसए या अपनी आईएसआरओ, इनमें से किसी को भी इस 20 मंजिला ढांचे के अंदर एक्चुअल में क्या चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इस स्टेशन पर बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह बंद है। ये कंप्लीटली आइसोलेटेड और ऑफ लिमिट्स है। तो आखिर इस अकेले बंद ढांचे के अंदर ऐसी कौन सी गतिविधियां चल रही हैं जिन्होंने ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को इस कदर सोचने पर मजबूर कर दिया है? ओके, चलिए इसमें डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये मामला कितना अजीब हो सकता है। ये सिर्फ एक खाली मेटल का डब्बा नहीं है, ये बेसिकली एक क्लोज्ड साइंटिफिक फोर्ट्रेस यानी एक बंद किला बन चुका है। यहाँ जीरो ग्रेविटी के वातावरण में ऐसे अजीब और बिल्कुल माइंड बेंडिंग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं जिनकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। इंसानी ऑर्गन से लेकर ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया तक यहाँ लिटरली सब कुछ टेस्ट किया जा रहा है, वो भी बिना किसी बाहरी निगरानी के। बहिष्कार का प्रभाव। आखिर इस अलग और कंप्लीटली आइसोलेटेड स्टेशन को बनाने की नौबत आई ही क्यों? इसके लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। बात है 1998 की, जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस बनाने की शुरुआत हुई थी। उस वक्त इसमें 16 देश शामिल थे, लेकिन चाइना को इस ग्रुप से बाहर रखा गया। फिर साल 2011 में अमेरिका ने एक लॉ पास किया जिसे वुल्फ अमेंडमेंट कहते हैं। इस कानून ने नासा को चाइना के साथ किसी भी तरह के कॉपरेशन या डेटा शेयरिंग से स्ट्रिक्टली रोक दिया। अब इन्हीं दो बड़ी घटनाओं ने एक कैटलिस्ट का काम किया जिसने मजबूरन एक पूरी तरह स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट स्पेस प्रोग्राम को जन्म दिया। और इस एक्सक्लूजन का नतीजा बहुत ही तेजी से सामने आया। इस स्टेशन को असेंबल करने की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। अप्रैल 2021 में इसका पहला और मेन हिस्सा, जिसे तियांगे कोर मॉड्यूल कहते हैं, लॉन्च किया गया। ठीक अगले साल जुलाई 2022 में वेंटियान साइंस मॉड्यूल और फिर अक्टूबर 2022 में मिंगटियान फिजिक्स मॉड्यूल को स्पेस में भेजा गया। उसके बाद 5 नवंबर 2022 को आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दिया गया कि ये पूरा स्ट्रक्चर अब आपस में फुल्ली जुड़ चुका है। इसे नाम मिला टियांगोंग, जिसका मतलब होता है हेवनली पैलेस यानी स्वर्गीय महल। अब जो डिटेल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि तियांगोंग असल में आईएसएस के मुकाबले काफ़ी छोटा है। जहां आईएसएस का टोटल वेट करीब 450 टन है, जिसे अगर रिलेट करें तो लगभग 90 हाथियों के बराबर होगा, और इसमें 16 रूम्स हैं। वहीं तियांगोंग सिर्फ 70 टन का है, यानी करीब 14 हाथी, और इसमें सिर्फ 3 रूम्स हैं। लेकिन इसके छोटे साइज पर मत जाइए। इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा रहे हैं वो अस्टॉनिशिंगली एडवांस्ड और डीपली इंट्रीगिंग है। विज्ञान या कल्पना, एक ऐसी जगह जहां डराने वाले और अद्भुत प्रयोग अब हकीकत बन रहे हैं। जुलाई 2025 में धरती से एक स्पेशल कार्गो शिप तियांगोंग पहुंची और इसमें एक क्रेडिट कार्ड के साइज की पतली सी चिप थी। इस चिप पर असल इंसानी दिमाग के सेल्स, जी हां, रियल ह्यूमन ब्रेन सेल्स और ब्लड वेसल्स मौजूद थे। इसे ऑर्गेनॉइड ऑन अ चिप कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट को साइंटिस्ट केन जेनुआ रन कर रहे हैं। उनका एम ये समझना है कि स्पेस की जीरो ग्रेविटी में इंसानी दिमाग के सेल्स आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं और किस तरह फंक्शन करते हैं। आइए समझते हैं कि ये सब आगे कैसे जुड़ता है। देखिए, एक तरफ तो आधिकारिक लक्ष्य ये बताया जा रहा है कि ये स्ट्रिक्टली न्यूरल कनेक्शंस की साइंटिफिक स्टडी है, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर कुछ असत्यापित दावे यानी अनवेरिफाइड क्लेम्स भी तेजी से घूम रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन ब्रेन सेल्स के जरिए माइंड कंट्रोल जैसे एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट्स भी टेस्ट किए जा सकते हैं। हालांकि इन बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है, पर स्टेशन की डीप सीक्रेसी जाहिर तौर पर ऐसी अफवाहों को और हवा दे रही है। लेकिन बात सिर्फ दिमाग के सेल्स तक लिमिटेड नहीं है। यहां एक बिल्कुल नया जीव ही इवॉल्व हो चुका है। साल 2023 में शेंजो 15 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को स्टेशन पर कुछ अजीब स्पॉट्स मिले। टेस्ट करने पर क्लियर हुआ कि ये दरअसल धरती का ही एक बैक्टीरिया था जो स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में आकर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसे अब क्लेब्सिएला तियांगोंगेंसिस बुलाया जा रहा है। इस एक्सट्रीम आइसोलेशन और हाई रेडिएशन वाले माहौल में रहकर इस बैक्टीरिया ने एनहांस्ड रेडिएशन रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है।
ये अपना डीएनए तेजी से रिपेयर कर सकता है और इसने अपने आसपास एक सॉलिड बायोलॉजिकल शील्ड भी बना ली है। अब अगर ध्यान दें तो ये सभी टेस्ट्स किसी बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म योजना का हिस्सा लगते हैं जो सीधे तौर पर फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए नवंबर 2024 में चांद की मिट्टी जैसी स्पेशली बनाई गई ईंटें यानी ब्रिक्स ट्यांगोंग भेजी गईं, जिन्हें लगातार 3 साल तक ओपन स्पेस रेडिएशन झेलने के लिए छोड़ दिया गया है। इसके अलावा शेंजो 21 मिशन में 4 स्पेशली ट्रेन्ड चूहे भेजे गए ताकि जीरो ग्रेविटी में उनके रिप्रोडक्शन को स्टडी किया जा सके। ये क्लियरली फ्यूचर में मून और मार्स पर इंसानी बस्तियां बसाने की लंबी तैयारियों का हिस्सा है। और इन सब के बीच त्यांगोंग पर सिर्फ बायोलॉजिकल रिसर्च ही नहीं हो रही, बल्कि वहाँ एक हाईली एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी एक्टिव है। इसे वुकोंग कहा जाता है और इसे जुलाई 2025 में ऑन किया गया था। ये एसेंशियली एक एआई स्पेस असिस्टेंट है जो वहाँ एस्ट्रोनॉट्स को कॉन्स्टेंटली गाइड करता है। इनफैक्ट अगस्त 2025 की एक 6 घंटे लंबी स्पेस वॉक के दौरान इसी वुकोंग एआई ने एस्ट्रोनॉट्स को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए थे। एआई का इस लेवल पर आकर क्रिटिकल स्पेस मिशंस हैंडल करना अपने आप में एक बहुत मैसिव लीप है। डेटा पर एकाधिकार। आइए अब इस आइसोलेशन के ऑपरेशंस और नतीजों को और डीपली समझते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट डेटा के वॉल्यूम का है। अगर सिर्फ साल 2025 का ही डेटा देखें तो इस स्टेशन पर 31 नए प्रोजेक्ट शुरू हुए और इन प्रोजेक्ट्स ने 150 टेराबाइट से भी ज़्यादा का डेटा जनरेट किया। इस दौरान 867 किलोग्राम कार्गो वहां भेजा गया और 83 किलोग्राम्स के हाईली वैल्यूएबल सैंपल्स धरती पर वापस लाए गए। ये क्लियरली दिखाता है कि आइसोलेटेड रिसर्च का स्केल एक्चुअल में कितना बड़ा और कितना तेज है। सच तो ये है कि त्यांगोंग अब एक अल्टीमेट इंफॉर्मेशन साइलो बन चुका है। वुल्फ अमेंडमेंट और स्टेशन के एब्सोल्यूट आइसोलेशन के कारण इन एक्सपेरिमेंट्स पर किसी भी तरह की इंटरनेशनल ओवरसाइट बिल्कुल जीरो है। सोचिए, अब तक 200 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हो चुके हैं, जिनमें डार्क मैटर से लेकर कैंसर सेल्स तक की स्टडी शामिल है। और नेचर जर्नल की माने तो ये आंकड़ा आगे चलकर 1000 तक पहुंचने वाला है। जो भी नया नॉलेज यहां से निकल रहा है वो स्ट्रिक्टली सिर्फ एक देश के पास लॉक हो रहा है। अंतरिक्ष की नई रेस, ग्लोबल ऑर्बिटल डायनामिक्स में आने वाला एक बहुत बड़ा शिफ्ट। साल 2030 ये वो साल है जिसे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी बहुत करीब से मॉनिटर कर रही है। लगभग इसी टाइम फ्रेम में वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 1998 से हमारे ऑर्बिट में घूम रहा है ऑफिशियली रिटायर कर दिया जाएगा। और नोटिस करने वाली बात यह है कि यही एग्जैक्टली वो टाइम होगा जब मून पर एक परमानेंट लूनर बेस स्थापित करने का प्लान भी अपने फुल स्विंग में होगा। ये सभी आंकड़े इस बात का सॉलिड सबूत है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में ग्लोबल हायरार्कीज बहुत तेजी से शिफ्ट हो रही हैं। एक वक्त पर जो प्रोग्राम अंडर फंडेड माना जाता था वो आज सक्सेसफुली एक मेजर ग्लोबल स्पेस पावर बन चुका है। चाहे वो चांद की मिट्टी वापस लाने का कॉम्प्लेक्स मिशन हो या मार्स पर एफिशिएंटली रोवर चलाना, इन एडवांस्ड अचीवमेंट्स ने ऐसी सफलता हासिल की है जो अब सीधे तौर पर नासा और ISRO जैसी एस्टैब्लिश्ड स्पेस एजेंसी से कंपैरिजन को प्रॉम्प्ट कर रही है। और इसी सोच के साथ हम आज के इस विश्लेषण के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। जरा सोचिए, जब आने वाले कुछ सालों में ISS हमेशा के लिए रिटायर हो जाएगा, तब क्या धरती के ऑर्बिट पर सिर्फ एक ही देश का अनचैलेंज्ड मोनोपोली रह जाएगा? एक अकेला आइसोलेटेड स्पेस स्टेशन जहां AI कमांड दे रहा हो, ह्यूमन सेल्स पर हाईली एडवांस टेस्टिंग हो रही हो और नए बैक्टीरिया इवॉल्व हो रहे हो। क्या यही हमारे ऑर्बिटल स्पेस की आगे की सच्चाई बनने वाली है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई स्पेस की फ्यूचर डायनामिक्स को लेकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।